हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पिछले वीडियो में हमने फ्लावर स्ट्रक्चर और एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी, उसी से रिलेटेड है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था से हम मेल गेमेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं, उसका डेवलपमेंट यानी उसका निर्माण कैसे होता है वो वाला पढ़ते हैं। कल आपने स्ट्रक्चर में देखा था, जो एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी हमने। इस एंथर में 4 स्पोरेंजिया थे। स्पोरेंजिया थे, 4 बीजाणुधानी थी। इन जो स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया मैं एक स्पोरेंजिया ऐसे दर्शाऊं तो इन स्पोरेंजिया में आर्ची स्पोरियल सेल रहती हैं। आर्ची स्पोरियल सेल रहती हैं और ये आर्ची स्पोरियल सेल आगे डेवलपमेंट करके आर्ची स्पोरियल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसे हम बोल सकते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे डेवलप होके माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम MMC भी बोल सकते हैं, का निर्माण करते हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहां तक की जो हमने जितनी भी अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ी है वो सारी की सारी कौन सी हैं? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस और अर्धसूत्री विभाजन, इसे हम बोल सकते हैं। आप जानते हो किसी भी कोशिका में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। और ये यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ली हमने, इसके अंदर जब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये 4 कोशिकाओं का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड हम इसे बोल सकते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कई टाइप के हो सकते हैं। इनके अरेंजमेंट के आधार पर, ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, अरेंजमेंट के आधार पर ये भी मेनली हम पढ़ेंगे 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5। इसमें से जो सबसे पहला आता है वो आता है लीनियर, यानी जो रेखित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे? ये जो आप फॉर्म देख रहे हो लीनियर फॉर्म की है, 1 2 3 और 4। इसके अंदर ये रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं ये टेट्राड, और ये पाया जाता है हेलोफिलिया में। हेलोफिलिया नामक प्लांट्स के अंदर। दूसरा हो सकता है ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल रूप में भी ये पाया जा सकता है। ये जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म है उसमें ये पाया जाता है, मतलब इस टाइप से भी ये टेट्राहेड्रल पाया जा सकता है। 1 2 3 और एक इसके पीछे ये 4 कोशिका हो गई। और ये जो पाया जाएगा ये मेनली डाइकोट प्लांट यानी द्विबीजपत्री पादप में ये पाया जाता है। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का माइक्रोस्पोर टेट्राड पाया जाता है, जो कि टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। तीसरा इसका जो टाइप हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं टी शेप्ड, यानी टी आकृति का। जैसे जो 2 कोशिकाएं इस क्रम में और 2 कोशिकाएं इस क्रम में, ये टी शेप्ड के रूप में भी पाया जा सकता है। जैसे टी शेप्ड के रूप में पाया जाएगा टेट्राहेड्रल, इसके अंदर 2 तो अनुप्रस्थ रूप से और 2 लंबवत रूप से अरेंजमेंट होते हैं। और ये जो पाया जाएगा एरिस्टोलेचिया नामक प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। एक होता है लीनियर टेट्राहेड्रल टी शेप, एक होता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल मतलब है ये चारों के चारों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। इस रूप में ये पाया जाता है। इस प्रकार का जो पाया जाएगा ये नॉर्मली मोनोकोट्स, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें इस प्रकार का टेट्राहेड्रल पाया जाता है। एक होता है
डिक्यूजेट, जिसे हम क्रोसित भी बोल सकते हैं। इसका मीन्स ये होता है, ये इस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ये जो टेट्राहेड्रल है ये पाया जाता है मैग्नोलिया में, मैग्नोलिया नामक के आते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड आप देख रहे हो, ये कई रूप से अरेंज हो सकता है। लीनियर फॉर्म में हो सकता है, टेट्राहेड्रल जो मोस्ट कॉमन है टी शेप्ड रूप में हो सकता है, आइसोबाइलेटरल रूप में हो सकता है, और डिक्यूजेट रूप में हो सकता है। अब इनमें से कोई से भी एक शेप ले लो, हम वाला ये लेंगे और यहां से आगे मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, तो अभी आपने पढ़ा था इससे 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा। कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा? 4 कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनमें जो मोस्ट कॉमन है वो वाला ये है, जिसे हम टेट्राहेड्रल टाइप का बोल सकते हैं। इसके अंदर ये केलेज प्लग लगा होता है, केलेज प्लग, और ये माइक्रोस्पोर हैं। अब आपने पढ़ा होगा पहले, जो टेपिटम थी, टेपिटम भित्ति जो सबसे इनरमोस्ट लेयर थी एंथर की, उसके अंदर प्रोयूबियस बॉडीज पाई जाती हैं। प्रोयूबियस बॉडीज पाई जाती हैं। जो प्रोयूबियस बॉडीज होती क्या है? जो वसीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होंगी? वसीय प्रकृति की। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डिक्टियोसोम आदि संरचनाएं आती हैं। इन प्रोयूबियस बॉडी के ऊपर जब स्पोरोपोलिन का जमाव होगा, स्पोरोपोलिन का क्या हो जाएगा? जमाव। जब इन प्रोयूबियस बॉडी पर स्पोरोपोलिन का जमाव होगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर यूबियस बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें यूबियस बॉडीज, और ये यूबियस बॉडीज जो होती हैं, ये जो यहां से माइक्रोस्पोर है, इसके बाहर की तरफ एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके बाहर? इस माइक्रोस्पोर के बाहर किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक्साइन का फॉर्मेशन। और इसके बाहर 2 भित्तियां बनती हैं, एक एक्साइन एक इंटाइन। जो बाहरी भित्ति होती है एक्साइन, जो मोटी खुरदरी होती है, उसका फॉर्मेशन करेंगे यूबियस बॉडीज, जिसपे स्पोरोपोलिन का जमा होगा। और जो अंदर वाली लेयर होगी, सिर्फ इंटाइन कहेंगे, उसका जो फॉर्मेशन होगा वो करेगा पेक्टोसेलुलोज नामक की स्ट्रक्चर से उसका फॉर्मेशन होता है। यहां से हम ये ले लिया हमने माइक्रो स्पोर। आगे डेवलपमेंट होके इनमें 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, बाहर की तरफ एक्साइन वाला, अंदर की तरफ इंटाइन वाला। तरफ 2 आवरणों का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये इनर वाला आवरण, इसे हम बोलेंगे इंटाइन यानी अंतःचोल, और एक इसके बाहर की तरफ भी आवरण पाया जाएगा। जो बाहरी आवरण होगा उसे हम बोलेंगे एक्साइन, जिसे हम बोलते हैं बाह्य चोल, और जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं हम इंटाइन यानी अंतःचोल। जो एक्साइन है ये किसके जमाव के कारण होगा? स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण होगा। जो इंटाइन वाला भाग है ये बनेगा पेक्टोसेलुलोज, यानी पेक्टिन व सेलुलोज से किसका निर्माण होगा? इंटाइन वाले भाग। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे एक्साइन वाला भाग नहीं पाया जाता है, इन स्थानों को बोलते हैं हम जरमपोर। क्या बोलोगे? जरम।
आगे डेवलपमेंट करेगा, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट की मात्रा पाई जाती है और न्यूक्लियस भी होता है, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। एक वैक्यूल नुमा स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिका भी बोल सकते हैं। अब ये आगे डेवलपमेंट करेगा तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। और जब किसी भी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, और ये माइटोसिस डिवीजन होगा वो केंद्रक के अंदर होगा। तो जो केंद्रक के अंदर होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, और ये अनइक्वल फॉर्म में होगा। कौन सा होगा? अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस यहां पे होता है। जब ये अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होता है तो यहां पे एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, ये एक्साइन वाला भाग, ये इंटाइन वाला भाग, ये वैक्यूल रिक्तिका जिसे हम बोल रहे हैं। और ये कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक केंद्रक से कितने केंद्रकों का फॉर्मेशन होगा? दो केंद्रक होगा, ये दो केंद्रक। लेकिन कौन सा हो रहा है? अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी ये एसिमेट्रिकल स्पाइनल के रूप में आपको नजर आते हैं। ये बन गया एसिमेट्रिकल स्पाइनल। क्या बनेगा? एसिमेट्रिकल स्पाइनल। ये वाला भाग आप देख रहे हो एक्साइन वाला है, ये वाला है इंटाइन वाला भाग। ये है वैक्यूल, उसमें पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। ये जो आप जर्म पोर देख रहे हो, इसकी संख्या अगर एक है तो मोनोकोट्स में पाई जाएगी, अगर दो या तीन, मैक्सिमम तीन, नॉर्मली तीन ही होती है। अगर जर्म पोर की संख्या एक है तो ये होगा मोनोकोट। जो पादप होते हैं एक बीजद्रवी पादप, उनमें जर्म पोर की संख्या एक होती है, और ये तीन तक भी हो सकती है, ये पाई जाएगी। डाइकोट्स जो पादप होते हैं उसमें जर्म पोर की संख्या कितनी होगी? तीन तक हो सकती है। ये कोशिकाएं फिर से डेवलपमेंट होगी, और ये जो केंद्रक हैं शीर्ष की तरफ और एक बेस की तरफ गमन करते हैं, और एक ऊपरी तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ। और जो साइटोप्लाज्म है कंटेन, उसका यूज करते ये अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, यानी कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये है वैक्यूल। और इसके बाहर की तरफ आई जाती है कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। अभी आप दो कोशिकाएं जो देख रहे हो, इनमें जो लार्ज बड़ी वाली कोशिका है वो कहलाती है वेजेटेटिव सेल, जिसे हम कायिक कोशिका भी बोल सकते हैं। और जो स्मॉल छोटी कोशिकाएं हैं तुलनात्मक रूप से, इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, यानी जननिक कोशिका। जो वेजिटेटिव सेल होती हैं उसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। यह तुलनात्मक रूप से क्या रहेगी? लार्ज। कैसी होती है? बड़ी होती है। यह बड़ी होगी तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक भी क्या रहेगा? बड़ा। क्या रहेगा? बड़ा। दूसरी बात, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कंटेन की मात्रा क्या है? ज्यादा। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? ज्यादा। और इसका जो मेन कार्य रहेगा, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा तो उसमें जो सहायता करेगी वो कौन सी कोशिका करेगी? वेजिटेटिव सेल। एक और क्वेश्चन आता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों में डीएनए कंटेंट की मात्रा समान पाई जाती है, बट वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होने के कारण इनमें आरएनए जो कंटेन है उसकी मात्रा क्या पाई जाएगी? ज्यादा। किसकी तुलना में? जनरेटिव सेल की तुलना में। तो ये जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा? स्मॉल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा इसके अंदर? कम। और आरएनए कंटेन की मात्रा भी क्या पाई जाएगी इसके अंदर? कम। लेकिन डीएनए की मात्रा दोनों में क्या रहेगी? सेम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर आपको कितनी कोशिकाएं नजर आ रही है? दो। तो इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं टू सेल स्ट्रक्चर।
कौन सी स्ट्रक्चर बोलोगे? टू सेल स्ट्रक्चर। अब इस कोशिका के अंदर फिर से माइटोसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन इस पूरी कोशिका में न होकर ओनली कौन सी कोशिका में होगा? जनरेटिव कोशिका में होगा। इस जनरेटिव कोशिका में कौन सा डिवीजन होगा? कैरियोकाइनेसिस, वो वाला माइटोटिक हम इसे बोल सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर डिवीजन होगा। तो एक कोशिका में जो माइटोटिक डिवीजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं। तो यहां से कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा? 2 का। जो ये 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हुआ है इन्हें हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। क्या बोलोगे? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। आगे हम इस स्ट्रक्चर को देखना चाहें, जो इंटाइन लेयर है इसकी वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। एक अच्छा क्वेश्चन और है, ये जो इंटाइन है ये करेगी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ये सहायक होती है। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कब होता है? मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब एंडोथीसियम शुष्क अवस्था में फटेगी तो सॉरी ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और ये कब होगा? जब ये मेल गेमेटोफाइट्स कहां जाएंगे? स्टिग्मा पर। जो फीमेल गेमेटोफाइट है वहां पहुंचेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे ये जो कोशिकाएं हैं यहां से मानो ये इंटाइन लेयर है, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहां से होगा जहां पे जर्म पोर है। तो जो जर्म पोर वाला स्थान है वहां से किसका फॉर्मेशन होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाहर ये वाला एग्जाइम, ये है इंटाइन। अब एक ही वेजिटेटिव वाला सेल वाला न्यूक्लियस कोशिका और 2 ये मेल गैमेट्स, और इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म कंटेंट। इसके जो पोलन ट्यूब का जो शीर्ष वाला भाग है इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। और ये होता है केलेज तलक। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो इसके अंदर आपको कितनी स्ट्रक्चर नजर आ रही है? 3 सेल स्ट्रक्चर। 3 सेल को 3 कोशिका कौन सी है? 2 तो हो गए मेल गैमेट्स, एक हो गई वेजिटेटिव वाली। ये जो आप देख रहे हो ये है मैच्योर पोलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। तो ये जो बन रहे हैं ये क्या बन गए? मेल गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब ये यहाँ से पोलिनेशन की क्रिया द्वारा कहाँ जाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट्स की स्टिग्मा नामक स्टेज में जाएंगे। वहां से पोलन ट्यूब का और फॉर्मेशन करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं। हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट सिंपल वे में हमने पढ़ा है। ओके।